जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। फिर से आज हम गणित का भाग 2 देखते हैं, ठीक ना। गणित का भाग 1 कल मतलब प्रैक्टिस सेट 1 आपका अपलोड किया जा चुका है। आज हम इसका भाग 2 देखेंगे, प्रैक्टिस सेट 2। इसी प्रकार से लगातार हम प्रैक्टिस सेट लेके चलते रहेंगे। आप सभी का सहयोग बस साथ में होना चाहिए, ठीक ना। और आप वीडियो को वॉच करते हैं तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो आपको अच्छा लगता है तभी कीजिएगा, ना नहीं लगता है तो आप डिसलाइक जरूर कीजिएगा। यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कीजिएगा, ताकि मेरे को पता चले कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक ना। तो आप लाइक या डिसलाइक जरूर कीजिएगा, आपको जैसा लगता है। देखिए, आपका व्यापम में जो भी अभी भर्ती निकली हुई है, सभी भर्तियों के लिए वीडियो आपको महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि सभी में गणित के टॉपिक आपके आएंगे, ठीक ना। तो सभी के लिए आपको महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार। यहाँ देखिए, परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए आपको तैयार होना है, ठीक, और डटकर सामना करना है। आज का मोटिवेशनल थॉट लेकर आया हूँ, उसमें देखिए क्या बोला गया है। आपका बोला गया है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। क्या जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। क्या होता है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। बात क्या है, जिंदगी उसी के साथ खेलता है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। कहने का अर्थ है, यदि आपके सामने कोई समस्याएं हैं, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है आपको तैयारी करने में, कुछ भी करने में, तो आप उससे हताश मत होइए। आप दुनिया के महान आदमियों में से हैं। उससे आप समझिए कि आप दुनिया के महान आदमियों में से हैं, तभी वो आपके पास परेशानी आया है। क्योंकि वो परेशानी दूसरे के पास भी आ सकता था, लेकिन आप ही के पास क्यों आया है? क्योंकि आप दुनिया के महान आदमियों में से एक है। क्योंकि कोई भी महापुरुष का आप इतिहास देखोगे तो किसी न किसी मुश्किल दौर से जरूर गुजरा हुआ होता है। तो वही यहाँ बोला गया है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, ठीक ना। तो आप हताश ना होकर, यहाँ देखिए, जो हताश हो जाता है वो पूरी तरह से बिखर कर रह जाता है और वहीं रह जाता है, लेकिन जो संघर्ष करता है वह निखर जाता है। निखर जाता है मतलब अच्छे से वो आगे की ओर बढ़ जाता है। यहाँ देखिए, जो यहाँ चित्र दिखा हुआ है ये इस बात की पुष्टि करता है। तो आज हम लेकर चलते हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट 2। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है कड़ी। कड़ी मतलब क्या होता है? वर्गमूल, जो कि ये चिन्ह यहाँ दिया हुआ है, ठीक ना, ये चिन्ह। तो कड़ी यहाँ 4 दिया हुआ है, 16/27 का मान है, ठीक। तो इसको सबसे पहले आप इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब होता है बट्टा में 1/2। क्या होता है? मतलब घात में 1/2। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/2, ठीक ना। वही यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है? 4 एक ऐसे, ठीक ना, 4 ऐसे दिया हुआ है। इसका मतलब होता है 1/4। क्या होता है इसका मतलब? 1/4। जैसे इसका मतलब होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्गमूल, कड़ी, स्क्वायर रूट, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक ना। इसका मतलब होता है घात में 1/2। उसी प्रकार यदि सामने 4 आ गया तो इसका मतलब होता है 1/4। अब देखिए, यहाँ क्या दिया गया है? 16/27। सबसे पहले इसको आप क्या लिख सकते हैं? 16/27 की घात क्या लिख सकते हैं? 1/4, ऐसे लिख सकते हैं। 16/27 की घात 1/4। अब 16 को आप क्या लिख सकते हैं? 16 को 4 बार 2 लिख सकते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे लिख सकते हैं। 2 दूरा 4, 4 दूरा 8, 8 दूरा 16। तो इस प्रकार से आप 16 को 4 बार 2 लिख सकते हैं। और 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 बार 3 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, ऐसे लिख सकते हैं। 3 तिहाई 9, 9 तिया 27। तो 3, इस प्रकार से हम 3 बार लिख सकते हैं 27 को, ठीक ना। इसके घात में क्या हो जाएगा? ये 1/4 हो जाएगा घात में, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 कितने बार आया है? 1 2 3 4। 2 कितने बार आया है? 4 बार आया हुआ है, ठीक ना। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 की घात 4। और यहाँ क्या है? बट्टा में 1 की घात 4, ये है 1 की घात 4। वहाँ नीचे में क्या है? 3 की घात 3। क्या है? 3 3 बार आया है, क्या है? 3 की घात 3। और बट्टा में क्या हो जाएगा आपका? 1/4 हो जाएगा, बट्टा में 1/4, ठीक ना। अब ये देखिए, ये 2 की घात 4 और 1/4, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना बचेगा? 2 की घात 1। 2 की घात 1 बचेगा, मतलब ऊपर में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक ना। अब नीचे समझिएगा, नीचे क्या है? 3 की घात 2 है, 3 की घात 3 है, उसके बाद 1/4 है। मतलब यहाँ क्या है? 3 की घात 3 है, उसके बाद आपका 1/4 है, ठीक ना। इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं, 3 की घात 2 को यदि हम बाहर निकाल देते हैं, क्या करते हैं? 3 की घात 2 को यदि हम बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ क्या बचेगा आपका? 1 मिनट, 4, ठीक ना। हाँ, यहाँ क्या बचेगा आपका? 3 की घात 2 को हम बाहर निकाल देते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1/, ठीक ना,
3 की घात 1/4 ऐसे लिख सकते हैं, समझिएगा, ठीक ना। ये जो नीचे दिया हुआ है आपका 3 की घात 3 गुणा 1/4, इसको हम लिख सकते हैं, 1 मिनट अच्छे से दिखा देता हूँ मैं आपको मिटा के, ठीक ना। इसको देखिए जो लिखा हुआ है 3 की घात 3 उसके बाद 1/4, इसको हम लिख सकते हैं 3 अलग से निकाल के उसके बाद 3 की पावर 1/4 ऐसे लिख सकते हैं। तभी ये क्या हो जाएगा, 3 बाहर निकलेगा, मतलब 2 3 बाहर निकल गया आपका, ठीक ना। उसके बाद 1/4 बच गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3। उसके बाद यहाँ 4 बचेगा, बाकी यहाँ आपका हो जाएगा √3। तो इस टाइप से आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। ये आपका घातांक से संबंधित नियम है, आपको घातांक के थोड़े से नियम आने चाहिए तभी आप इसको हल कर पाएंगे। और ये अगला प्रश्न है हमारा, ये आपका रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़ा एक व्यक्ति है, ठीक ना, इससे संबंधित है। देखिए आपका 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है स्टेशन पर खड़े आदमी को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार कर लेगी, ठीक ना। अब यहाँ समझिए, आपके पास क्या पूछा, कितने समय में पार कर लेगी, मतलब समय पूछा है। आप एक सूत्र पढ़े होंगे, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, इसको पढ़े होंगे, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, बहुत ही पहले पढ़े होंगे आप क्लासों में, ठीक ना, 9वीं 10वीं के क्लास में ही है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी दिया हुआ है 100 मीटर। दूरी नहीं है, लंबी रेलगाड़ी है। तो यहाँ समझिए, यहाँ बोला क्या जा रहा है, इस सूत्र को तो मैं आपको बता दिया। यहाँ बोला क्या जा रहा है, मान लीजिए कोई रेलगाड़ी है, क्या है, ये कोई रेलगाड़ी है, ठीक ना। ये कितने मीटर लंबा है, 100 मीटर लंबा है, तो 100 मीटर लंबा हो गया। इसका चाल कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ कोई व्यक्ति है, ठीक ना, यहाँ कोई व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति की कुछ चौड़ाई तो होगी नहीं, व्यक्ति को हम नगण्य मान सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर चौड़ाई है तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक ना, तो इसको नगण्य मान सकते हैं। तो ये इस व्यक्ति को पार करेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, जितनी इसकी लंबाई है। तो लंबाई कितना है, 100 मीटर, तो इसका दूरी कितना हो जाएगा, 100 मीटर, और बाकी 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है। तो यहाँ एक बात अब आप ध्यान से समझिए कि यहाँ देखिए दूरी दिया हुआ है 100 मीटर, क्या दिया हुआ है, दूरी आपका 100 मीटर, ठीक ना। अपने को क्या ज्ञात करना है, समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बट्टा चाल, क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ठीक ना। तो यहाँ दूरी दिया हुआ है, देखिए दूरी कितना दिया हुआ है, 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर। और यहाँ चाल कितना दिया हुआ है, तो देखिए दूरी मीटर में दिया हुआ है, लेकिन चाल यहाँ किस पे दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में पहले चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, तो 36 में गुणा कर देते हैं 5/18 का, तो चेंज हो जाता है आपका मीटर प्रति सेकंड में। जब कोई भी मान आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो, उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, 18 एकम 18, 18 दूना 36 हो जाएगा, और 5 दूना 10, कितना आएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड, कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इसका, ठीक ना। तो यहाँ चाल कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ 10 आ जाएगा। अब आपका 10 एकम 10, 10 दहम 100, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 सेकंड, कितने सेकंड में पार कर लेगा, 10 सेकंड में पार कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना, 10 सेकंड में आपका पार कर लेगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न यहाँ है आपका, अगला प्रश्न है, नीरज तथा धीरज एक ही स्थान से 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो 6 घंटे बाद उनके बीच में क्या दूरी होगी, ठीक ना। जैसे यहाँ क्या बोला है, कोई भी एक स्थान है, ठीक ना, मान लीजिए यहाँ है आपके नीरज और धीरज, दोनों कहाँ हैं, इस स्थान पर हैं। अब मान लीजिए नीरज जो है इस स्थान इधर चलना प्रारंभ करता है, ठीक ना, और धीरज विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करता है, मतलब इधर चलना प्रारंभ करेगा, ठीक ना। तो इधर नीरज कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। इधर धीरज कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो मतलब 1 घंटा में 5 किलोमीटर नीरज चल रहा है, 1 घंटा में 5 किलोमीटर धीरज चल रहा है, 1 घंटा में 9 किलोमीटर। तो दोनों उल्टा उल्टा दिशा में चल रहे हैं, तो 1 घंटा में दोनों कितने चलेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 5 को जोड़ देंगे, तो 1 घंटा में कितने चलेंगे वो पता चल जाएगा, मतलब 14 किलोमीटर 1 घंटा में चलेंगे। कितना चलेंगे 1 घंटा में, 14 किलोमीटर चलेंगे, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहे हैं, ठीक ना। तो 1 घंटा में 14 किलोमीटर चलेंगे। अब यहाँ पूछा है 6 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, 6 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। 1 घंटे में 14 किलोमीटर चले, तो 6 घंटे में कितना चलेंगे, 14 गुणा 6, 14 गुणा 6, 14 छंग 84, मतलब 84 किलोमीटर चलेंगे। फिर 6 घंटे में कितना चलेंगे,
84 किलोमीटर चलेंगे 6 घंटे में, क्योंकि 1 घंटे में चले 14 किलोमीटर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 84 किलोमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ आपका दिया हुआ है, एक तैराक धारा के विरुद्ध 750 मीटर की दूरी 675 सेकेंड में तय करती है तथा 75 मिनट वापस आने में लगाता है, तो तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक ना, ये नाव व धारा से संबंधित आपका सवाल है। ठीक, इसमें बात करें तो देखिए धारा के विरुद्ध कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई भी एक नदी है, यहाँ क्या है कोई नदी है, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है इधर की ओर। ठीक ना, मतलब पानी इधर बह रहा है। ठीक ना, पानी का बहाव इस दिशा में है। ठीक, पानी का बहाव इस दिशा में है। अब क्या बोल रहा है, एक तैराक है, मतलब जो नाव लेके आया हुआ है। ठीक ना, वो 750 मीटर की दूरी तय कर रहा है, 750 मीटर की दूरी तय कर रहा है 675 सेकेंड में धारा के विरुद्ध। मतलब धारा इधर बह रहा है तो वो इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इधर कितना जा रहा है 750, तो दोनों में 750 जा रहा है, लेकिन 675 सेकेंड जा रहा है। कितना जा रहा है 675 सेकेंड। उसके बाद 75 मिनट वापस आने में लगा, मतलब इधर गया, इधर जाने के बाद फिर इधर वापस आया, तो कितना टाइम लगा 75 मिनट टाइम लगा उसको। ठीक ना, तो इधर जब ये आया मतलब धारा की दिशा में गया, और इधर जब जा रहा था तब धारा के विपरीत दिशा में जा रहा था। तो वही दोनों टाइम यहाँ दिया हुआ है आपका। ठीक ना, तो धारा के विरुद्ध जाने में उसकी चाल क्या थी, हम पहले निकालते हैं। धारा के विरुद्ध जाने में उसकी चाल क्या थी, और धारा के साथ जाने में उसकी चाल क्या थी। ठीक ना, उसके बाद हम तैराक की चाल निकालेंगे। इसमें तैराक की चाल के साथ साथ धारा की चाल भी लागू हो जाती है जब धारा की दिशा में जाता है। तो ठीक ना, तो यहाँ देखिए धारा के विरुद्ध चाल क्या हो जाएगी, धारा के विरुद्ध चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी यहाँ 750 दिया हुआ है आपका, और समय आपका 675 सेकेंड दिया हुआ है। मतलब ये हो जाएगा आपका चाल 750 बटा 675, ये आपका हो जाएगा चाल, मतलब स्पीड हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा आपका, 15 से काट देते हैं, 15 तिया 45, नहीं 25 से कट जाएगा, 25 तिया 75 आपका 30 आ जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, 25 सत्ते 175 हो जाएगा, 30 बट्टा 27 हो जाएगा। उसके बाद काटेंगे तो 10 बट्टा 9 आ जाएगा, 10 तिया 30, 9 तिया 27। तो इसमें धारा के विरुद्ध उसकी चाल कितनी आ गई आपका, 10 बट्टा 9, 10 बट्टा 9 मीटर प्रति सेकेंड आपकी स्पीड आ गई धारा के विरुद्ध दिशा में। अब धारा के दिशा में कितना चल रहा है 75 मिनट, लेकिन कितना मीटर चल रहा है 750 मीटर। ठीक ना, तो धारा की दिशा में उसकी चाल क्या हो जाएगी, S1 हो गया। अब S2 धारा की दिशा में उसकी चाल क्या हो जाएगी, धारा की दिशा में हो जाएगा आपका 750 मीटर चल रहा है, और टोटल समय कितना लग रहा है 75 मिनट। 75 मिनट को हमको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या करेंगे 75 गुणा 60 कर देंगे। ठीक ना, सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। तो अब इसको काट दीजिए तो क्या जाएगा, A0 से A0 आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 75 से 75 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ 1/6 बचेगा। कितना बचेगा 1/6। तो देखिए धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल कितनी थी 10/9 मीटर प्रति सेकेंड, धारा की दिशा में चाल कितनी है 1/6 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक ना, धारा की दिशा में। अब देखिए तैराक की चाल कैसे निकालेंगे, तो इसको मैं मिटा देता हूँ अब। ठीक ना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो लेना चाहो तो। ठीक, अब देखिए S1 का मान अपने पास कितना आया था, मतलब धारा के विपरीत दिशा में 10/9 मीटर प्रति सेकेंड आया था, और धारा की दिशा में कितना आया था 1/6 मीटर प्रति सेकेंड। तो तैराक की चाल कैसे निकालते हैं, तैराक की जो चाल निकालते हैं, ठीक ना, तैराक की चाल या फिर नाविक की चाल, नाविक भी बोल सकते हैं उसको, जो नाव चलाता है। ठीक ना, वही है तैराक। तो उसकी चाल कैसे निकालते हैं 1/2, उसके बाद S1 प्लस S2। ठीक ना, 1/2 S1 प्लस S2, ये सूत्र होता है, मतलब धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं तो निकल जाता है। ठीक ना, अब इसको हम भाग दे देते हैं, कितना आ रहा है S1 का मान 1/2, उसके बाद कितना आ रहा है 10/9, 10/9 प्लस आपका 1/6, ये आया हुआ है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ ऊपर हल करके बताता हूँ। देखिए 1/2 10/9 प्लस 1/6, अब इसको हल करेंगे तो 9 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आपका 18 आ जाएगा, और ऊपर में 10 गुणा 2 20 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 यहाँ आया हुआ है। ठीक ना,
इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 गुणा 23/18, 23/18 हो जाएगा। लेकिन 18 दूना 36, लेकिन ये क्या हो जाएगा 1/2 गुणा 23 गुणा 18, ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन आंसर किस में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। यहाँ ध्यान से देखिए तो आंसर आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। यहाँ मैंने मिटा दिया इसको, ठीक ना, यहाँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। यहाँ देखिए कितना आया 1/2 गुणा मतलब 23 गुणा 2 गुणा 18, ये आया हुआ है मीटर प्रति सेकंड में, ठीक ना। इसको हमको करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करने के लिए 5/18, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। बस इसको काट दीजिए, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक ना। बाकी आपका ये 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 23/10 हो जाएगा। 23/10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या 23/10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको यदि हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 दूना 20 और बचेगा 3, 2 सही 3/10 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी हो जाएगी आपकी तैराकी स्पीड। इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है। चारों ऑप्शन आपके गलत हैं। क्या है, चारों ऑप्शन आपके गलत है। इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। सही आंसर यही होगा 2 सही 3/10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। इसको मैं एक जगह से लिया हूँ, ठीक ना, वहाँ आंसर आपका गलत दिया गया था, ठीक ना, तो इसलिए मैं सुधार नहीं पाया हूँ इसको, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सही 3/10 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, ए बी तथा सी एक व्यापार में साझेदार हैं, मतलब पार्टनरशिप का है। क्या है, पार्टनरशिप मतलब साझा का। ए की पूंजी बी की पूंजी से 2 गुनी, बी की पूंजी सी की पूंजी से 3 गुनी है। वर्ष के अंत में 41,200 रुपये के लाभ में से ए का भाग क्या होगा, ठीक ना। जैसे कोई भी साझेदारी है तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए की पूंजी जो है बी की पूंजी से 2 गुनी है, ठीक ना, मतलब ए बड़ा है बी से। आगे बोल रहा है बी की पूंजी सी की पूंजी से 3 गुनी है, मतलब बी बड़ा है सी से, तब तो 3 गुनी है। सबसे छोटा कौन है, सबसे पहले आपको इसमें पहचानना पड़ेगा सबसे छोटा कौन है। उसको हम एक्स मान लेंगे, कुछ भी मान लीजिए आप, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ठीक ना, सबसे छोटा को। तो इसमें ध्यान से पढ़िए तो आपको खुद पता चल जाएगा। इसमें सबसे छोटा कौन है, ए की पूंजी बी की पूंजी से 2 गुनी है, मतलब ए बड़ा है, ठीक ना। अब बी की पूंजी सी की पूंजी से 3 गुनी है, मतलब बी बड़ा है इसमें, तो सबसे छोटा कौन हुआ, सी हुआ। तो हम मान लेते हैं कि सी की पूंजी क्या है, एक्स है। हम मान लेते हैं सी की पूंजी कितनी है, एक्स है। सी की पूंजी एक्स है, तो बी की पूंजी कितनी हो जाएगी, बी की पूंजी सी की पूंजी से 3 गुनी है। बी की पूंजी कितनी है, 3 गुनी, तो सी की पूंजी एक्स है, तो बी का पूंजी कितना हो जाएगा, बी का पूंजी आपका 3x हो जाएगा। जब सी की पूंजी एक्स है तो बी की पूंजी यहाँ दिया हुआ है कि सी की पूंजी से 3 गुनी है, तो 3x हो जाएगा। अब ए की पूंजी का क्या बताया गया है कि ए की पूंजी बी की पूंजी से 2 गुनी है। ए की पूंजी कितनी है, बी की पूंजी से 2 गुनी है। बी की पूंजी 3x है, तो 3x का 2 गुना कर देंगे तो ए की पूंजी हो जाएगा आपका 6x, ये हो जाएगा, ठीक ना। ए की पूंजी 6x हो जाएगा, बी की पूंजी 3x, सी की पूंजी x। ये तीनों जब आपस में इतना इतना पैसा मिलाए हैं तो इनको लाभ मिल रहा है 41,200 रुपये, ठीक ना, इतना मिल रहा है लाभ, ठीक। अब क्या करेंगे हम, ए का लाभ पूछा हुआ है ना, ए का लाभ कितना है, टोटल 6। आप यहाँ एक्स नहीं मानेंगे फिर भी चल गया, आपने को वो सब ज्ञात नहीं करना है, केवल ए का लाभ ज्ञात करना है ना। ए का भाग कितना होगा, तो बस ए का कितना दिया हुआ है, यहाँ 6 माने हैं हम। ए का कितना टोटल है, कितना 41,200, तो यहाँ हम लिख लेते हैं टोटल कितना है 41,200, ठीक ना, 41,200। इसमें गुणा करेंगे, ए का पूंजी कितना है 6, तो 6 ऊपर में लिख देंगे। ए का पूंजी कितना है 6, तो 6 ऊपर में लिख देंगे। उसके बाद बट्टा करेंगे। अब टोटल इन्होंने कितना लगाया है, 6 इसने लगाया है, 3 इसने लगाया है, 1 इसने लगाया, कुछ नहीं, एक्स के सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक ना। एक्स को हम यहाँ भूल जाते हैं क्योंकि तीनों में एक्स है, तो एक्स को भूल जाते हैं, तीनों में एक्स है, तो ठीक ना। तो 6 है ए का, 3 है बी का और 1 है सी का, तीनों को जोड़ देते हैं, 6 3 9, 9 और 1 10, 1 + 3 + 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसी को नीचे लिख देना है। बी का पूछता तो बी का कितना था 3, तो ऊपर में 3 लिखते, नीचे में 10। सी का पूछता तो ऊपर में 1 लिखते, नीचे में 10। ए का पूछा है तो ऊपर में 6, नीचे में 10। इसको आप काट लीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जो है 6 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 शून्य शून्य हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, एक हासिल बचा आपका, 6 कम 6 और 1 7 हो जाएगा, और 4 6 चक्को 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24, 24,720 कितना हो गया 24,720। यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, ध्यान से देखें तो
24,720 यहाँ दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये का लाभ कितना हो जाएगा? 24,720 रुपये। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, आपने एक दो लोग भी टॉपिक वाइज का कमेंट किए थे, टॉपिक वाइज चाहिए तो आप फिर से कमेंट कीजिएगा। जितने लोग को टॉपिक वाइज चाहिए, यदि आपकी संख्या ज़्यादा होगी तो मैं टॉपिक वाइज भी बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा व्यूज जाएगा, मतलब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करेंगे, ठीक ना, लाइक करेंगे, तभी तो मुझे में भी मोटिवेट होगा ना, तब तो मैं आपको और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक ना, बताने की टॉपिक वाइज बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये सब बनाने में आपका टाइम लगता है, ठीक ना। तो आप सभी का सपोर्ट इसमें होना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक ना। आपको टॉपिक वाइज ही चाहिए तो आप फिर से कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। अच्छे जब ज़्यादा लोगों का कमेंट आएगा तो मैं टॉपिक वाइज भी बनाऊंगा। आगे देखिए, ये बोलता है अगला प्रश्न, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, ठीक ना, और 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। पिता की उम्र ज्ञात करो। तो सबसे पहले यहाँ पिता और पुत्र की बात कही गई है, तो हम मान लेते हैं कि पिता की आयु x है। क्या मान लेते हैं? पिता की आयु x है, पुत्र की आयु y है। वर्तमान उम्र हम मानते हैं, क्या मानते हैं? वर्तमान उम्र। पिता की उम्र कितना माने? x, और पुत्र की उम्र कितना माने? y, ठीक ना। तो क्या कहता है पिता अपने पुत्र से कि 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले इसकी आयु, पिता की आयु कितनी हो जाएगी? x-7। 7 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी हो जाएगी? x-7, ठीक ना। 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। 7 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y-7। 7 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y-7 हो जाएगी। अभी y है पुत्र की आयु तो y-7, और पिता की आयु x है तो x-7। तो क्या बोल रहा है कि 7 साल पहले क्या था? मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। मतलब पिताजी कौन है? एक्स वाले, ठीक ना। पिताजी क्या थे? इसके उम्र के 7 गुना थे। 7 गुना थे मतलब 7 का यहाँ गुणा हो जाएगा, ठीक ना। बस 7 गुना था, एक पहला इक्वेशन बन गया। इसको आप हल करके यहाँ जो भी आएगा इसको एक्स वाई में चेंज कर लेते हैं। उसके बाद हमारा आंसर दूसरा में फिर एक समीकरण बनेगा, फिर आ जाएगा। इसको गुणा कर लेते हैं तो 7x हो जाएगा आपका। उसके बाद 7×7 = 49 हो जाएगा। यहाँ y-7 हो जाएगा। अब आगे हो जाएगा 7x-y, और 49 इधर चला जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा? -7 + 42, -7 + 42 49, ठीक ना। -7 + 49, एक मिनट ना, ये इधर जाएगा। हाँ, -7 + 49, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा यहाँ, ठीक ना। यहाँ 42 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है? 3 साल बाद पहला समीकरण आ गया अपना, कितना आ गया? 7x-4y, 7x-y = 42। इसको मैं पूरा आपको अच्छे से लिख देता हूँ। पहला समीकरण जो आया हुआ है अपना 7x-y = 42, ठीक ना। इसमें x है पिता की आयु, y है पुत्र की आयु। दूसरा क्या बोल रहा है? 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। 3 साल बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी? x+3। 3 साल बाद पिता की आयु x+3, x में 3 की वृद्धि हो जाएगी। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y+3 हो जाएगी। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y+3 हो जाएगी, ठीक ना। तो 3 गुना हो जाएगी, ठीक ना। पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी पिता की आयु, तो पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा पिता का आयु, ठीक ना। तो मैं यहाँ उल्टा किया हुआ था। एक बात आप समझिएगा ध्यान से, यदि आप देखे होंगे तो मैं पिता को क्या माना था? x माना था, और पुत्र को y माना था, लेकिन हमने यहाँ उल्टा किया है। यहाँ अपने को पुत्र को मैं x माना हूँ, पिता को y माना हूँ। जो पहला इक्वेशन बनाया गया है उसमें पिता को y माना गया है, पुत्र को x माना गया है। तो यहाँ भी हम वही करते हैं, ठीक ना। यहाँ भी बोल रहा है 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। मतलब पिताजी बोल रहे हैं मैं पुत्र से कि मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाऊंगा। तो x के साथ क्या लगेगा? 3 का गुना लग जाएगा, ठीक। इसको हल करेंगे तो आपका 3x हो जाएगा, 3x + 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका y+3। इसको हल कर देंगे तो 3x - y बराबर, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो 3 - 9 = -6। क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ये कौन सा समीकरण आपका बन जाएगा? यहाँ आपको एक समीकरण बन जाएगा 3x - y = -6, ठीक ना। ये आपका समीकरण बन जाएगा। अब चलिए इसको मैं मिटा लेता हूँ इधर से।
ये देखिए क्या है, ठीक ना, ये दो समीकरण बन गए। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ वाई वाई दोनों माइनस माइनस में है, तो इसको यदि यहाँ प्लस कर देते हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक ना, मतलब नीचे का घटा देते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस से तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस से प्लस, यहाँ प्लस से तो माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों वाई कैंसिल हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा, 7 में 3 जाएगा आपका 4x हो जाएगा और यहाँ आपका हो जाएगा 42 6 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48, 4x बराबर 48, तो x बराबर कितना आ जाएगा 48/4, 48/4 बोले तो 4 × 4, 4 दूना 8, 12, कितना हो जाएगा x का मान आपका 12 हो जाएगा। x का मान 12 मतलब पुत्र की आयु कितनी निकली, 12 निकली। जब पुत्र की आयु 12 निकली x का मान, तो यहाँ किसी भी जगह हम x का मान रख लेते हैं, जैसे 3x - y बराबर 6 है, ठीक ना, तो यहाँ x का मान रख लेते हैं तो कितना आ जाएगा 3 × 12, 3 × 12 - y बराबर 6, 12 × 36 हो जाएगा, 36 + 6 बराबर y, 36 + 6 बराबर y, तो आपका हो जाएगा 42 बराबर y, क्या हो जाएगा 42 बराबर y, ठीक ना, तो y का मान कितना आ जाएगा आपका 42। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा। पिता की आयु कितनी हो जाएगी 42 वर्ष, तो इस प्रकार से आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 42 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई 90 तथा 70 मीटर है, 0.45 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का कुल खर्च बताइए, ठीक ना। घास लगवा, मान लीजिए कोई आयताकार मैदान है, क्या है ये आयताकार मैदान है, घास कहाँ लाएगा इसमें, इसी जगह पे तो घास लाएंगे ना, इस मैदान के अंदर ऐसे घास लगेंगे। और ये क्या कहलाता है, जो मैदान है इसका ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा क्षेत्रफल, क्या कहलाएगा ये क्षेत्रफल कहलाएगा, ये मैदान का क्या कहलाएगा क्षेत्रफल। और मैदान कौन सा है आयताकार, तो मतलब आयताकार मैदान का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करने में 0.45 रुपये का गुणा कर देंगे तो आपका पैसे का खर्च निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए मैदान कैसा है आयताकार, मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आपने पढ़ा होगा आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक ना, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई 90 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई 70 मीटर, तो कर देते हैं 90 गुणा में 70, 90 गुणा 70 कितना आ जाएगा, ये आपका 9 सत्ते 63 मतलब 6300 आ जाएगा। ये कितना आ गया क्षेत्रफल, 6300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ गया। और 1 वर्ग मीटर में 0.45 रुपया खर्च हो रहा है, तो इसमें इसका गुणा कर देंगे, 0.45 रुपया 1 मीटर में खर्च हो रहा है 1 वर्ग मीटर में, ठीक ना, तो इसका गुणा कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए आपका आ जाएगा 5 × 15 ना, 5 × 15, एक बचेगा, अब जैसे चाहे गुणा कर सकते हैं, ठीक ना, एक बचेगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 5 × 6 = 30 और 4 × 12 30 10 40 2 42 42 से 1 43 हो जाएगा आपका, 43 बचेगा 4 6 6 24 4 28 हो जाएगा आपका, ठीक ना, और पॉइंट में डबल जीरो आ जाएगा। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के बाद 2 जीरो आ जाएगा, जीरो का कोई मतलब नहीं है, मतलब इतना रुपये आपका खर्च लगेगा, इसमें 2835 रुपये खर्च लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा 2835 रुपये। इस प्रकार से सरल प्रश्न है, आप आसानी से इसको हल कर लेंगे। आगे अगला प्रश्न की बात करते हैं। शुरू में थोड़ा सा आपको प्रश्न हार्ड लगे होंगे, ठीक ना, तो आपके पास थोड़े हार्ड भी आएंगे, थोड़े सरल भी आएंगे, तो आपको इसके लिए तैयारी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप बोलोगे इसका पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम ग्रुप दोनों में मिल जाएगा, आप किसी में भी ज्वाइन हो जाइएगा। खैर व्हाट्सएप ग्रुप मेरा फुल हो गया है तो अदर ग्रुप बनाना पड़ेगा, टेलीग्राम ग्रुप खाली है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ यदि आपको वीडियो बनाने से पहले पीडीएफ चाहिए, ताकि आप पीडीएफ देखने के बाद वीडियो में केवल उसका हल देखेंगे, तो भी आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको पहले ही ग्रुप में पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक ना, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद उसमें मैं आपको हल दिखाऊंगा कैसे हल होगा, ठीक ना, बाकी प्रश्न आपको पहले भी मिल जाएंगे, तो आप कमेंट कीजिएगा तो मैं पहले वीडियो पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। आगे बात करते हैं। वृत्ताकार मैदान की परिधि 616 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्ताकार मैदान की परिधि दिया गया है, अब वृत्त की परिधि, वृत्ताकार मैदान मतलब क्या हो गया वृत्त, अब वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, आपको पता होगा वृत्त की परिधि 2πr होती है, ठीक ना, तो 2πr का मान कितना है, यहाँ देखिए 2πr इसका मान है आपका 616 मीटर, कितना है 2πr का मान 616 मीटर। आर का मान, अब पाई का मान कितना होता है 22/7, तो यहाँ लिख देते हैं पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा आर, आर का मान यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, फिर क्षेत्रफल में मान रख देंगे 616 मीटर, ठीक ना 16। अब यहाँ आर का मान ज्ञात करना है, तो आर का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 616 गुणा में 7,
ठीक ना। 7 इधर जाएगा ऊपर में हो जाएगा और नीचे में आपका हो जाएगा 2 गुणा 22, ये हो जाएगा आपका। बस इसको काट दीजिए आप। 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 शून्यम 0, 2 अट्ठे 16। उसके बाद इसको काट दीजिए। 22 से कम 22, 22 एकम 22, 22 चको 88, 14 बचा। 14 गुणा 7 हो गया, 14 सत्ते कितना हो गया आपका 98 हो गया। कितना हो गया 14 सत्ते 98, मतलब आर का मान कितना निकल गया अपना 98। आर का मान मतलब त्रिज्या का मान कितना निकल गया 98 निकल गया त्रिज्या का मान। अब यहाँ से अपने को निकालना है क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ये देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। आर का मान 98 निकला हुआ है और पाई का मान कितना होता है 22/7। पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर होता है मतलब 98 का स्क्वायर। 98 का स्क्वायर कहने का मतलब है 22/7 गुणा 98 गुणा 98, ठीक ना। ये हो गया 2 बार। इसको काट दीजिए 7 से 98 को, तो 7 14 सत्ते 98, ठीक ना। 14 आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 98 गुणा 14 गुणा 22 कितना हो जाएगा 98 गुणा 14 गुणा 22। तो इसको क्या करेंगे 98 गुणा 14 करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 22 गुणा 98 गुणा 14 करेंगे तो आपका हो जाएगा 14 अट्ठे 100, 14 छंग 98, 14 अट्ठे 112 हो जाएगा। 11 बच जाएगा आपका हासिल। आगे 14 नमा 126, 136, 137 हो जाएगा, ठीक ना। 137 गुणा 22 करेंगे तो आपके पास 30,184 आएगा। आप इसको गुणा अच्छे से कर सकते हैं। 30,184 आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा 30,184। तरीका जो मैंने बताया वही तरीका आपका लागू होगा, बाकी आप उसको हल कर सकते हैं अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। घनाकार टंकी में 64 लीटर पानी आता है, टंकी की ऊंचाई बताओ, ठीक ना। टंकी की आप बताओ, ऊंचाई बताओ। अब एक कोई भी टंकी है, घन का मतलब आप क्या समझते हैं। घन का मतलब जैसे ये यहाँ चौकोन टाइप का दिख रहा है लेकिन इसके पीछे कुछ इस टाइप से होंगे, ठीक ना। इस टाइप से जो कि बराबर होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होते हैं, वही आपके घन कहलाते हैं, ठीक ना। इस टाइप से बनता है आपका, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है उसको घन बोलते हैं, ठीक ना। तो वही घनाकार एक टंकी है जिसकी 64 लीटर जिसमें पानी आता है। 64 लीटर पानी आता है तो टंकी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 64 लीटर पानी आता है ना, तो पानी जो आता है वो किस में आता है आयतन में आता है। पानी किस में आता है आयतन में आता है। और घन है, घनाकार टंकी है मतलब घन है, तो घन का आयतन क्या होता है घन का आयतन होता है, घन का आयतन जो होता है, ठीक ना। घन का आयतन होता है आपका 1/3। क्या होता है 1/3। 1/3 कहने का मतलब है कोई भी एक भुजा हो गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी, उसकी घात 3 लगा दो, क्योंकि लंबाई भी घन का समान होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होते हैं, ठीक ना। तो होता है 1/3। अब यहाँ क्या दिया हुआ है 64 लीटर। क्या दिया है 64 लीटर। क्या दिया है आयतन दिया हुआ है। आयतन क्या दिया हुआ है 64 लीटर। लेकिन आपको एक बात पता होगा कि आयतन कभी लीटर में नहीं रहता है। आयतन हमेशा रहता है घन में। काहे में रहता है घन में, या तो घन मीटर होगा या घन लीटर हो गया, ठीक ना, या फिर घन मिलीलीटर होगा, कुछ भी होगा लेकिन घन में होगा। तो 64 का घन कर देंगे। क्या करेंगे 64 का घन। 64 का घन करने का मतलब है, मतलब घन लीटर को घन लीटर में चेंज करने के लिए 64 गुणा 1000 करेंगे। क्या करेंगे 64 का गुणा जब 1000 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा घन लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा घन लीटर हो जाएगा, ठीक ना। तो 64 गुणा 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 64,000 हो जाएगा। 64,000 घन लीटर। आयतन इस प्रकार से निकाला जाता है 64,000 घन लीटर। अब आयतन हो गया 64,000 घन लीटर और आयतन बराबर होता है A3। बस इसी में हम मान रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए मान रख देते हैं हम, ये देखिए ठीक। अब यहाँ हम मान रख देते हैं, देखिए ठीक ना। चलिए इसको कम कर लेता हूँ। यहाँ देखिए 64,000 कितना है 64,000, यहाँ लिख देता हूँ आपको अच्छे से दिखेगा। 64,000 बराबर क्या है A3। 64,000 बराबर A3। तो A का मान कितना हो जाएगा। A मतलब कुछ भी लंबाई पूछे चौड़ाई पूछे ऊंचाई पूछे तीनों A काम करेगा। A लंबाई भी हो सकता है चौड़ाई भी ऊंचाई भी, क्योंकि तीनों समान होते हैं। तो A का मान क्या हो जाएगा
64,000 किसका वर्ग है, 64 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, 4 चौको 16, 4 का घन है, ठीक ना, 4 का घन 64 है, और 3 जीरो का घन 1 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो का घन 1 जीरो हो जाएगा, और ये 64 का घन हो जाएगा 4, ठीक ना, 64 का घन हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से आपका 40 जो होगा करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा इसका 40। ऊंचाई कितना हो जाएगा 40, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा आपका। इस प्रकार से आपका 40 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ तरीका आपको समझ में आ गया हो। अगला प्रश्न है हमारा शंकु से संबंधित। शंकु की ऊंचाई तथा आधार के व्यास में 5:6 का अनुपात है। इसकी आयतन 377.14 घन मीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अब क्या दिया हुआ है, घन का आयतन दिया हुआ है। अब घन का मतलब शंकु का आयतन दिया हुआ है। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना। आर क्या है, यहाँ त्रिज्या है, और एच क्या है, ऊंचाई है। तो यहाँ ऊंचाई तथा आधार के व्यास का अनुपात दिया हुआ है, ठीक ना। व्यास का मतलब क्या होता है, व्यास दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर, 6 व्यास कितना दिया हुआ है, 6 हम मान लेते हैं व्यास 6 है, ठीक ना। 5:6 है तो इसको मानेंगे व्यास 6x है, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई यहाँ मान सकते हो आप 5x। क्या मान सकते हो, ऊंचाई मान लीजिए 5x है, और व्यास आपका 6x है। जो भी दिया रहता है उसी के साथ x जोड़ के उसको मान लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ समझिए व्यास कितना दिया हुआ है आपका, व्यास दिया हुआ है 6x, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका, यदि हम त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या मतलब r का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 6x बट्टा में 2 हो जाएगा। 6x बट्टा 2 करेंगे तो 3x आएगा। कितना हो जाएगा, त्रिज्या आपका 3x हो जाएगा। इस प्रकार से त्रिज्या हमारे पास कितना निकल गया, r का मान अपने पास निकल गया 3x, और h का मान निकल गया है 5x, ठीक ना। इसी में आपको मान रख देना है आयतन में। आयतन कितना दिया हुआ है, 377.14, 377.14 घन मीटर बराबर 1/3 पाई का मान होता है 22/7, ठीक ना। पाई का मान 22/7 गुणा में आपको करना है यहाँ 3x का स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, गुणा आपको करना है 5x मतलब h, ठीक ना। क्या होता है सूत्र, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी सूत्र में हमने मान रखा हुआ है, ठीक ना। तो इस मान को रख दिया हूँ। इसके बाद आपको x का मान ज्ञात करना है। इसको हल करके x का मान ज्ञात करना है, चूंकि थोड़ा लंबा जाएगा और इसमें स्क्रीन में मोबाइल से बना रहा हूँ, ठीक ना, तो स्क्रीन में ज़्यादा जगह नहीं है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट आपको जब अब इसको हल करेंगे तो मैं बता दे रहा हूँ क्या आएगा। जब आप इसको हल करेंगे तो x का मान आएगा आपका 2। क्या आएगा, x का मान आपका आएगा 2। x का मान 2 आएगा। अपने पास पूछा हुआ है कि ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई हमने क्या माना है यहाँ 5x, क्या माना है ऊंचाई को 5x। x का मान 2 आया तो 5x हमने माना हुआ है, तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 2 हो जाएगा। 5 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10। उस प्रकार से आपका 10 मीटर ऑप्शन बी में दिया हुआ है, 10 मीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका इसका आंसर आ जाएगा 10 मीटर। ऊंचाई कितना आ जाएगा 10 मीटर। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, ठीक ना। अंतिम प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है नल व टंकी से संबंधित। इस प्रकार प्रश्न मैंने कल भी आपको कराया हुआ था। बाकी अभी जितने ऊपर में प्रश्न कराया सारे नए प्रश्न थे, कल से संबंधित टॉपिक के प्रश्न नहीं थे, ठीक ना। आगे बात करते हैं, दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। याद कीजिए कल इस टाइप से प्रश्न आपको कराया गया था। मान लीजिए दो नल कोई है, ठीक ना, जैसे ए एक नल है, बी दूसरा नल है। ए कितने घंटे में भर देता है 2 घंटे में, बी कितने घंटे में भरता है 6 घंटे में। हम इन दोनों का क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, मतलब एलसीएम लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम आपका 6 हो जाएगा। हम इसको मान लेंगे कि टोटल जो पानी भरने की क्षमता है वो 6 यूनिट है। कितनी है, 6 यूनिट है, ठीक ना। तो ए 2 यूनिट भरता है 1 घंटे में, तो 6 यूनिट कितने घंटे में भरेगा, 3 घंटे में ना। मतलब 6 को 2 से भाग देंगे 3 आएगा, उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक। और 6 यूनिट है, बी कितने घंटे में भरता है 3 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 6/3 मतलब 2 यूनिट, क्योंकि 3 दूना 6 होता है। तो 1 घंटा में 3 यूनिट भरता है और बी 1 घंटा में 2 यूनिट भरता है। टोटल 1 घंटे में कितने यूनिट भर गए, 1 घंटे में टोटल कितने यूनिट भरेंगे, 3 और 2 कितने यूनिट भरेंगे, 5 यूनिट। 1 घंटे में टोटल कितने यूनिट भरेंगे, 5 यूनिट। अपने को टोटल भरना कितना है, 6 यूनिट, ठीक ना। तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा में भर रहा है 5 यूनिट और भरना है 6 यूनिट, तो भरने में कितना समय लगेगा 1 घंटा। 1 घंटे में कितना हो जाएगा आपका
5 यूनिट भर जाएगा, ठीक ना। तो कितना बचेगा, 6 में 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 बचेगा मतलब 1 यूनिट बचा हुआ है हमारे पास और 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है, ठीक ना। अब 1 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, तो 5 यूनिट भरने में आपका 60 मिनट का समय लग रहा है। तो 1 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, 1 यूनिट भरने में लगेगा 60/5। 1 यूनिट 5 यूनिट भरने में 60 मिनट का समय लग रहा है। तो 1 यूनिट भरने में कितना लगेगा, 60/5। 60/5 मतलब 5 एकम 5, 12 पंचे 60 मतलब 12 मिनट लगेगा। और ठीक ना, 1 घंटा और 12 मिनट लगेगा आपको भरने में पूरा टंकी को। पूरा टंकी भरने में 1 घंटा 12 मिनट लगेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1 घंटा 12 मिनट। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा 1 घंटा 12 मिनट, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चूंकि टाइम आपके 40 मिनट हो गए, देखिए 10 ही प्रश्न में, ठीक ना। तो आपको जितना आराम से मतलब बताया जाएगा उतने कम प्रश्न हल हो पाते हैं, ठीक ना। प्रैक्टिस हो पाता है आपको आराम से बताने में, ठीक। बाकी स्क्रीन भी थोड़ा छोटा है तो हल करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम जाता है। तो आप बताइएगा आपको समझ में आता है कि नहीं इस प्रकार से, या आपको टॉपिक वाइज ही चाहिए। और थोड़ा शेयर कीजिएगा वीडियो को, जैसे ही ज़्यादा लोग का व्यू आने लगेगा और ज़्यादा लोग बोलेंगे टॉपिक वाइज करा दो तो टॉपिक वाइज भी मैं टॉपिक वाइज ही कराऊंगा, ठीक ना। प्रैक्टिस सेट को छोड़ के, अलग अलग टॉपिक छोड़ के प्रत्येक टॉपिक का एक दिन प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ठीक ना। एक टॉपिक का एक दिन, दूसरे टॉपिक का दूसरे दिन, इस प्रकार से कराऊंगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगा होगा आपको तो ज़्यादा लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।